द ज्ञानिस्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। अगर आप भी जो है यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चाहे आप 10वीं के छात्र हो चाहे आप 12वीं के छात्र हो, तो अगर आप बोर्ड पेपर में जो है अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है जो है आप लोगों तक जो है पहुंचता रहे। तो आज की इस वीडियो में जो है हमारे पास जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो ये प्रश्न यूपी बोर्ड में जो है कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तो हमारे प्रश्नों में ये सबसे पहला प्रश्न जो है दिया गया है कि परागकण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, परागकण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इधर इसका चित्र बनाया गया है। तो इस चित्र में आप लोग देखेंगे कि एक परागकण की संरचना दिखाया गया है कि एक परागकण होता कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमको दिख रहा है कि परागकण का जो सबसे बाह्यतम परत होता है, इस सबसे बाह्यतम परत को हम लोग कहते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। यानी कि परागकण का ये जो बाह्य चोल है ये सबसे बाहरी आवरण होता है, और ये बाह्य चोल जो है एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बना होता है, जिस पदार्थ का नाम है एस्पोरोपोलेनिन। ये ऐसा पदार्थ है जिसका जो है अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है, और इसका अपघटन न होने की वजह से ये प्रकृति में जो है काफी लंबे अवधि तक जो है बना रहता है। ठीक, अब इसके नीचे का जो परत है, इस परत को हम लोग कहते हैं अंतःचोल, और ये अंतःचोल जो होता है ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। ठीक, अब परागकण का जो बाह्य स्तर होता है, इसके ऊपर जो है कहीं कहीं जो है जगह जगह जो है छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, जिन छिद्रों को हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। ठीक, अब परागकण के अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है, और उसी जीव द्रव्य में जो है दो केंद्रक होते हैं। इसमें से जो बड़ा केंद्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्धी केंद्रक, और जो छोटा केंद्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनन केंद्रक। तो एक परागकण की संरचना में जो है एक परागकण की संरचना में जो है इतनी सारी चीजें जो है मौजूद होती हैं। आप इनको अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न जो है ये है कि जीन प्रवाह क्या है। ठीक, जीन प्रवाह क्या है। कई बार जो एग्जाम में जो है जीन प्रवाह और अनुवांशिक विचलन, या एक और क्वेश्चन इससे बनता है जीन पूल, इन तीनों में जो है कभी ना कभी तुलना पूछ देता है। तो ये हमें जो है अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जीन प्रवाह होता क्या है, तो हम जो है इनमें तुलना कर सकते हैं। तो देखिए जीन प्रवाह होता क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि अप्रवासी जीव के जीनों का, यानी कि अगर कोई जीव है जो अप्रवासी है, अगर उसका जीन जो है किसी नई समष्टि में प्रवेश करता है, ठीक ना, किसी नई समष्टि में प्रवेश करता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन प्रवाह कहते हैं। ठीक, यानी कि अप्रवासी जीव के जीनों का किसी नई समष्टि में प्रवेश करना जीन प्रवाह कहलाता है। जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता है जो आंशिक रूप से अलग अलग होते हैं। ठीक ना, यानी कि जीन प्रवाह ऐसे समष्टियों में होगा जो आंशिक रूप से क्या होंगे, अलग होंगे, यानी कि अलग अलग समष्टि के जीवों में ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था, जीन प्रवाह क्या है। तीसरा प्रश्न है कि अनुवांशिक विचलन क्या है। अनुवांशिक विचलन क्या है। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है कि जब प्राकृतिक अवरोध अथवा अन्य कारणों से एक ही जाति के कुछ सदस्य अनुवांशिक रूप से भिन्न हो जाते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई एक समष्टि है, जिस समष्टि में एक ही जाति के बहुत सारे जीव जो है मौजूद हैं, अगर उनमें जो है किसी प्राकृतिक अवरोध के वजह से या किसी अन्य कारणों से क्या होता है कि उनके अंदर जो है अनुवांशिक भिन्नता आ जाती है, यानी कि उनके गुणों में जो है, उनके लक्षणों में जो है बदलाव आ जाता है, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विचलन। क्या कहते हैं? अनुवांशिक विचलन। ठीक ना,
यानी कि जब प्राकृतिक अवरोध अथवा अन्य कारणों से एक ही जाति के कुछ सदस्य अनुवांशिक रूप से भिन्न हो जाते हैं तब इस घटना को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विचलन। अगला प्रश्न हम लोगों का कि अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज किसने की थी। ठीक, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज किसने की थी। तो साधारण सा सवाल है, कहा जाता है कि अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना, अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। और अनुवांशिकता का जो खोज जो है खोज बोल गए, अनुवांशिकता के जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है हम लोग जानते हैं या कहा जाता है। भैया भी इसमें कि वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, अनुवांशिकता कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक ना, वही बात है कि माता पिता के लक्षण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जब पहुंचता है तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। और अनुवांशिकता की खोज किसने की, तो अनुवांशिकता की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक, यानी कि 1866 ईस्वी में उन्होंने जो कुछ प्रयोग किए थे, जिन प्रयोगों के आधार पर जो बाद में जो है ये अनुवांशिकता जो है खोजा गया। तो अनुवांशिकता जो है उसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे कि वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, अनुवांशिकता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आभासी फल किसे कहते हैं, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल किसे कहते हैं, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। ठीक, तो जनरली क्या होता क्या है कि पुष्प का जो ये अंडाशय वाला रीजन होता है, यही क्या होता है, विकसित होके क्या होता है, फल का निर्माण करता है। ठीक, लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं जहां फल का निर्माण जो है वो अंडाशय से नहीं बल्कि जो है पुष्प के जो सहायक चक्र होते हैं, जैसे में बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है, ये नीचे का पुष्पासन है, ये क्या करते हैं, उसमें भागीदारी करते हैं और इनसे क्या होता है, फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे फलों को हम लोग कहते हैं आभासी फल। ठीक, जैसे में लिखा गया है कि जब फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को आभासी फल कहा जाता है। ठीक, ऐसे फलों को आभासी फल कहा जाता है। इसमें दे रखा है कि दो आभासी फलों के जो है नाम लिखिए। तो इसमें आपका हो जाएगा, नाम में जो है एक हो जाएगा आपका सेब, आपका हो जाएगा नाशपाती और आपका हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। ये कुछ ऐसे फल हैं जो आभासी फल कहलाते हैं। ठीक, कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा कि सेब आभासी फल होता है क्यों। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि सेब का जो निर्माण है वो अंडाशय से नहीं होता है बल्कि जो है मांसल पुष्पासन से होता है। यानी कि सेब का निर्माण जो है विकसित अंडाशय से नहीं होता है बल्कि होता किससे है, तो मांसल पुष्पासन से होता है, इस पुष्पासन से होता है। तो इसलिए सेब को जो हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। ठीक ना, सेम रीजन नाशपाती में भी होगा और स्ट्रॉबेरी में भी होगा। तो बहुत साधारण सा है कि जब फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। ठीक, एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखें। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखें। बहुत ही आसान सवाल है, ये इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है और हाई स्कूल में भी पूछा जाता है। तो अंतर लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दो जो है कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हम लिखेंगे डीएनए को और एक तरफ हम लिखेंगे आरएनए को। ठीक, और इसको जो है हम दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक, दो हिस्सों में जो हमने क्या किया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक,
इस तरीके से। अब इधर जो है 1 नंबर हम लिखेंगे डीएनए में, और इसी के सामने हम लिखेंगे आरएनए में भी। ठीक, तो हमारा अंतर हो जाएगा, पहला अंतर होगा कि डीएनए का जो पूरा नाम है, आपको पता होगा कि डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का जो पूरा नाम होगा ये होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, तो डीएनए के निर्माण में जो है जो शर्करा भाग लेता है वो डीऑक्सी राइबोज प्रकार का होता है, और आरएनए को बनाने में जो शर्करा भाग लेता है वो जो है राइबोज शर्करा होता है। तो हमारा पहला अंतर यहीं से होगा कि डीएनए में जो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आरएनए में, कि इस आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। ठीक, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और आरएनए में क्या होता है? तो राइबोज शर्करा होता है। ये पहला अंतर हो गया हम लोगों का। अब दूसरा अंतर लिखेंगे हम लोग, कि दूसरे अंतर में हम ये लिख सकते हैं कि डीएनए जो होता है इसके अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन जो क्षारक होते हैं वो वास्तव में होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन डीएनए में जो पिरिमिडीन होते हैं उसमें से 2 ही मौजूद होते हैं। एक होता है आपका थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। तो साइटोसिन आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है, लेकिन अगर इसको हम देखें डिटेल में तो डीएनए में जो है थाइमिन होता है, पिरिमिडीन क्षारक थाइमिन होता है, और आरएनए में जो है थाइमिन की जगह पे जो है यूरेसिल होता है। तो ये हमारा ये दूसरा अंतर हो जाएगा कि डीएनए में पिरिमिडीन क्षारक थाइमिन होता है। डीएनए में पिरिमिडीन क्षारक थाइमिन होता है, और आरएनए में क्या हो जाएगा कि आरएनए में जो है पिरिमिडीन क्षारक यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक, ठीक, चलिए तीसरा हो जाएगा कि डीएनए में प्यूरिन व पिरिमिडीन का अनुपात समान होता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा 4 ग्राफ का नियम, जिसमें बताया गया होगा कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा जो है ग्वानिन के बराबर होता है। ऐसे 4 ग्राफ के नियम को आपने पढ़ा होगा। ठीक, और इसमें जो है तीसरे नंबर में इसमें जो है आरएनए में प्यूरिन व पिरिमिडीन का अनुपात समान नहीं होता है। ठीक, 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर हो जाएगा हम लोगों का ये कि डीएनए जो होता है वो डबल श्रृंखला वाला होता है, यानी इसके 2 हेलिक्स इसमें पाए जाते हैं। यानी कि डीएनए
दो श्रृंखला युक्त होता है, ठीक। और आरएनए जो है वो एकल श्रृंखला वाला होता है, एकल श्रृंखला वाला होता है, ठीक ना। तो 4 अंतर हो गए। एक अंतर और हम लिख सकते हैं साधारण सा अंतर है कि डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और ये डीएनए आरएनए जो है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक। ये गिने चुने कुछ अंतर हैं जो आपको याद रखने हैं। ये बहुत बारी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो हो सके आप जो है अगर बोर्ड में आए तो इसको आप आसानी से लिख लें, ठीक। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन समय का अभाव है जिसकी वजह से हम नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें तो आप क्या करें, चैनल से जुड़े रहें और आखिर में जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है #द ज्ञानिस्ट जरूर लिखें, ठीक। और आप हमें जो है कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को जो है किस चैप्टर के जो है वीडियो चाहिए। अगर आप हमें कमेंट करते हैं स्पेशली जीव विज्ञान के किसी चैप्टर से तो हम केवल उसी चैप्टर के वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या कीजिए, हमारे चैनल पे जो है हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए और इस पे जो है आप बने रहिए।